देन वी विल सी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस अगर हम एनडीए के केस में देखें, एनडीए मीन्स न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो कि एक इनोवेटर प्रोडक्ट होता है। मीन्स इसके लिए इफ यू विल डेवलप इट, यू विल गेट अ पेटेंट फॉर 20 years फॉर दिस प्रोडक्ट। और इसकी इसका मतलब दिस इज फर्स्ट टाइम इन द मार्केट, है ना। इसका कोई कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है, यू आर द इनोवेटर, यू हैव मेड इट द फर्स्ट टाइम इन द मार्केट। तो इसमें अगर एक हम ओवरव्यू देखें कि इसकी स्टेजेस क्या रहती हैं डेवलपमेंट की, तो फर्स्ट इज आइडिया जनरेशन। तो आइडिया जनरेशन या फिर कोई न्यू एपीआई आपने सिंथेसाइज किया है, तो उस एपीआई को लेके, जैसे आपने देखा होगा अभी आजकल बहुत सारे एंटी कैंसर ड्रग्स आते हैं, तो उनकी जिसके लिए कंप्यूटर एडेड ड्रग डिलीवरी और ये सारी चीजें लगती हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स आपने पढ़े होंगे अपने सिलेबस में। तो इसके थ्रू हमने एक मॉलिक्यूल डेवलप किया, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है, ड्रग है, उसका हमने कोई दूसरा डोसेज फॉर्म बनाया, उसका हम एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। मीन्स जो हम थ्योरेटिकल हम सोच रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल इस जगह एक्ट करेगा, ये हमारा कैंसर को ट्रीट करेगा, उसका एक हम एक डोसेज फॉर्म बनाते हैं। सपोज टेबलेट हमने बनाया और हमने देखा कि वो स्टेबल है, स्टेबिलिटी स्टडीज में हमने देख लिया कि स्टेबल है। फिर हम उसकी प्री क्लिनिकल एंड टॉक्सिसिटी स्टडीज करते हैं, बिकॉज ये प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम इन द मार्केट है, तो हमें नहीं पता कि इसकी टॉक्सिसिटी है या नहीं। ये प्री क्लिनिकल, और ये प्री क्लिनिकल एंड टॉक्सिसिटीज हम लोग एनिमल में करते हैं, ये भी ह्यूमंस में नहीं जाते हैं, है ना, बिकॉज डायरेक्टली हम ह्यूमंस में नहीं दे सकते हैं। कुछ टॉक्सिक इफेक्ट हुए तो ह्यूमन की लाइफ डेंजर में आ जाएगी, तो इसीलिए एनिमल्स पे हमने स्टडीज की। फिर इसके बाद वो भी हमें ओके मिल गई, हमें प्री क्लिनिकल मीन्स, प्री क्लिनिकल में मीन्स वी विल सी द परमिशन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। सपोज हम लोग ब्रेन में टारगेट कर रहे हैं, तो हमने एनिमल को ड्रग दिया। अगर हम टैबलेट बना रहे हैं तो ओरल रूट से दिया, अगर हम इंजेक्शन बना रहे हैं तो हमने आईवी रूट से दिया। फिर हम उसका ब्रेन में कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे कि वो ड्रग ब्रेन में कितना परमिट हो रहा है। अगर हमें जितने लेवल पे चाहिए वो ड्रग उतनी लेवल पे परमिट हो रहा है, देन इट इज अ सक्सेस, मीन्स प्री क्लिनिकल में वो पास हो गया। देन वी विल सी टॉक्सिसिटी स्टडीज। टॉक्सिसिटी में वी विल सी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी एंड ऑल्सो टॉक्सिसिटी एट डिफरेंट ऑर्गन्स। मीन्स हमें ये पहले से पता होता है कि कोई मॉलिक्यूल की टॉक्सिसिटी लेवल कितनी है डिफरेंट ऑर्गन्स में। मीन्स इस लेवल के ऊपर अगर वो उस ऑर्गन में जा रहे हैं तो वो उस ऑर्गन को डिग्रेड कर देगा। तो हम सेम हमने एनिमल को अपना ड्रग दिया, हमने सारे ऑर्गन्स उसके निकाले, हमने देखा कि आफ्टर, ये 28 डेज के लिए होती है, मीन्स फॉर 28 डेज हम लोग डेली उसको वो ड्रग देते हैं। और आफ्टर 28 डेज हम लोग देखते हैं कि उस ऑर्गन में या उस एनिमल में, कुछ तो एनिमल ही देखते हैं कि एनिमल में कुछ टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, ड्राउजीनेस या कोई ऑर्गन फेलियर हो गया, तो वो सब देखते हैं। अगर वो नहीं हो रहा आफ्टर 28 डेज ऑल्सो, तो वो भी हमारा सक्सेस है कि हमें वो मॉलिक्यूल, इट इज टॉक्सिक, इट इज नॉन टॉक्सिक, इट इज सेफ टू यूज। देन हमने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, पीओसी डेवलप कर लिया, हमने उसकी क्लिनिकल स्टडी कर ली। फिर हम स्केल अप स्टडी करते हैं कि हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो किया था वो आर एन डी स्केल में किया था। जो स्टार्टिंग की 3 स्टेप्स हैं वो आर एन डी स्केल में, छोटे स्केल पे। फिर हम देखते हैं कि स्केल अप स्टडी में अगर हम उसका स्केल बढ़ाते हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है जो हमें आर एन डी स्केल पे मिली थी, वो सेम परफॉर्मेंस हमें स्केल अप पे भी मिल रही है या नहीं। कई बार क्या होता है, जैसे आपने टैबलेट का एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना, टैबलेट अपने भी छोटे स्केल पे ही किया होगा, थोड़ा 100-200 टैबलेट्स का बनाया होगा। तो टैबलेट में जब हम कंप्रेशन करते हैं तो जो उसकी टरेट की स्पीड होती है, तो उसकी आर एन डी स्केल में तो हम लोग कम ही रखते हैं, तो वेट हमारा बराबर आता है। लेकिन जब स्केल अप स्टडी करते हैं, जब हम कंटिन्यूस प्रोसेस कंप्रेस करते हैं, तो उस केस में क्या, टर्रेट की स्पीड भी बहुत इम्पैक्ट करती है वेट वेरिएशन। मीन्स अगर वो बहुत फास्ट घूम रही होगी, तो आपकी जो डाई कैविटी है उसमें सफिशिएंट पाउडर फिल नहीं हो पाएगा, तो टैबलेट वेट कम हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है कि ऐसे इश्यूज आते हैं स्केल अप में, है ना। तो ये सारे ये इश्यूज जो है वो हम देखेंगे स्केल अप स्टडीज में। स्केल अप स्टडीज में भी अगर हमारा पास हो गया, देन वी विल गो फॉर क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 to 3। ये क्लिनिकल ट्रायल हम लोग ह्यूमंस में करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। क्लिनिकल ट्रायल्स भी हमने कर ली फेज 1 to 3। फेज 4 होता है आफ्टर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, तो वो हमारा कमर्शलाइजेशन के बाद हो जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल फेज 4। तो क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 to 3 हो गया, उसके बाद हम एग्जिबिट बैच करते हैं। एग्जिबिट बैच मीन्स हम लोग उसका जो प्रोडक्शन लेवल होता है वो सेम होता है, सिमिलर टू द कमर्शियल लेवल। मीन्स कमर्शियल स्केल में अगर आपका है कि एक टाइम पे आप 10 लाख टेबलेट्स बनाओगे, सो एग्जिबिट बैच का जो बैच साइज है वो भी 10 लाख टेबलेट्स का ही होना चाहिए। और ये हम 3 बैचेस लेते हैं, ऐसे 3 रिप्रोड्यूसिबल बैचेस। ये जो बैचेस का सारा डेटा है,
ये हम रेगुलेटरी एजेंसी को ट्रांसफर करते हैं। मीन्स ये एक तरह से आप समझ लीजिए एग्जिबिट बैचेज आपके मेन बैचेज हैं, जिसके बेसिस पे आपको अप्रूवल मिलेगा फ्रॉम द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ एनी कंट्री कि ठीक हाँ भाई आपके ये तीनों बैचेस में रिप्रोड्यूसिबल है, मतलब सेम ही तीनों बैचेस में आ रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। और इस जो बैचेस हैं इनकी हम स्टेबिलिटी स्टडी लगाते हैं फॉर द होल शेल्फ लाइफ। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट कोई टैबलेट हमारी 2 इयर्स की शेल्फ लाइफ है उसकी, तो 2 इयर्स तक उसमें कोई डिग्रेडेशन या कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए प्रोडक्ट। फिर वो स्टेबल स्टडीज के बाद हम लोग उसको मार्केट में कमर्शलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो मेन हमारे एग्जिबिट बैचेस का जो डेटा था हमें रेगुलेटरी एजेंसी को देखा दिया, उन्होंने वो डेटा रिव्यू किया, उन्होंने हमें एक अप्रूवल दिया कि ठीक है आपके बैचेस ठीक हैं। और फिर इसके साथ हम बाकी ये डेटा भी देते हैं उनको, क्लिनिकल ट्रायल का डेटा भी देते हैं, हम प्री क्लिनिकल का भी डेटा देते हैं। तो ये सारा डेटा वो रिव्यू करती है। डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज होती है। जैसे इंडिया में सिडिस्को है, तो इंडिया में अगर हमें मार्केट करना है अपना ये, तो हम सिडिस्को को ये सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो रिव्यू करेंगे इनको अच्छे से। रिव्यू करने के बाद उनको सब ओके लगा, तो वो हमें लाइसेंस दे देंगे मार्केटिंग का। तो फिर हम उसको कमर्शलाइज कर देंगे अपने प्रोडक्ट। अगर हम ये देखें जेनेरिक प्रोडक्ट के केस में ये डेवलपमेंट कैसा होता है। जेनेरिक की केस में हमें एब्रीवेटेड एनडीए लेना होता है। तो जेनेरिक मीन्स कॉपी। जो हमने एनडीए में देखा था कि हम इनोवेटर प्रोडक्ट बना रहे थे, हमारे जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट था ही नहीं मार्केट में या वर्ल्ड में कहीं पे भी। तो जेनेरिक प्रोडक्ट में उसकी कॉपी बनती है। जो एक इनोवेटर प्रोडक्ट है, जो रेफरेंस लिस्टेड ड्रग है आपका आरएलडी, उसकी हमें कॉपी बनानी है। तो इंडिया में मोस्टली जितनी कंपनीज है वो सारे यही काम करती है, जेनेरिक प्रोडक्ट ही बनाती है। बिकॉज जो एनडीए होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत खर्चा होता है, मीन्स इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। जो प्री क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, जो क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, ये बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट स्टडीज है ये। तो इंडियन फार्मा कंपनीज इतना कॉस्ट नहीं बियर करती, इसलिए यू विल सी दैट कंपनीज लाइक नोवार्टिस, जॉनसन एंड जॉनसन, बेयर, सनोफी, ये जितनी बाहर की कंपनीज हैं यही इनोवेटर प्रोडक्ट्स बनाती हैं। और इंडियन कंपनीज हो गई जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, ये सारी कंपनीज उनकी कॉपी बनाती हैं। जो कॉपी बनाने के लिए जो हमें ये क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडीज है ये नहीं करनी होती, दैट इज वाई उसमें इतना पैसा नहीं लगता है बनाने में, इसलिए हम लोग उसकी कॉपी बना के मार्केट में बेच देते हैं। ऑल्सो सेकेंड थिंग कि हम लोग एनडीए क्यों बनाते हैं, एनडीए क्यों बनाते हैं, क्योंकि एनडीए में बिकॉज इनोवेटर कंपनी ने इतना सारा खर्चा किया उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसका जो जो टैबलेट का कॉस्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। सपोज 50 रुपीज या 100 रुपीज की एक टैबलेट बनेगी, क्योंकि जो इतना उन्होंने एक्सपेंस किया है अपनी स्टडीज में उनको निकालना भी है। जैसे मैंने बताया था फार्मा कंपनी बिजनेस ही एक तरह से, उनको पैसा बनाना ही है। तो इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा कॉस्ट रखते हैं अपने प्रोडक्ट का। और इंडियन पॉपुलेशन इतने नहीं वो इसको अफोर्ड कर पाते, बिकॉज एज इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो इज प्रमोटिंग कि हमें हर गांव गांव तक भी मेडिसिन पहुंचनी चाहिए, उनका मोटिव, बट वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग जेनेरिक बनाते हैं, उनका कॉपी बनाते हैं, ताकि वो थोड़ा चीप हो और सब लोग उसको परचेज भी कर पाए। तो इसके स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आरएल इवेल्युएशन। तो इनोवेटर प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, ये एक अलग स्टेप है, ये इसका और इस पहले वाले से कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक अलग स्टोरी थी कि अगर आप एनडीए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या स्टेप्स होते हैं। ये सेकंड है कि अगर आपको किसी कॉपी बनाना है, आपको जेनरिक प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके क्या क्या स्टेप्स। तो फर्स्ट इज आपका कोई इनोवेटर प्रोडक्ट होगा, आपका आरएलडी होगा जिसका हमें कॉपी बनाना होगा। तो हमने वो ले लिया, हमने उसका इवेल्युएशन किया अच्छे से, हमने देखा कि अगर इफ इट इज अ टैबलेट तो हमने देखा उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी हार्डनेस क्या है, उसकी डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है, ये सारा हमने देखा। फिर उसके उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसने यूज किए हैं। तो कोई भी आरएलडी अगर हम लेते हैं तो हमें एफडी लेबल या हमें इंटरनेट से ये तो पता चल जाता है कि उसने कौन कौन से एक्सीपेंट यूज किए हैं। जैसे हमें एपीआई पता चल जाएगा, हमें उसके एक्सीपेंट पता चल जाएंगे कि कौन सा डायल्यूएंट यूज किया है उसने, कौन सा बाइंडर यूज किया है, कौन सा फ्लो इनहेंसर यूज किया है। बट हमें उनकी कभी भी क्वांटिटी नहीं पता चलती कि उसका किस कॉम्पोजिशन में उसने यूज किया है, बाइंडर कितना परसेंट में डाला है, दूसरा कोई एक्सीपेंट कितने परसेंट में डाला है। तो उसके लिए हमें डेवलपमेंट करना होता है, हमें हिट एंड ट्रायल या फिर हमारे रिवर्स इंजीनियरिंग स्टडी करके। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो महेश, हेलो। 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 यस पंकज। कोई समवन इज सेइंग समथिंग और नो नो, यू कैन स्टार्ट। ओके ओके।
यहाँ तक सब क्लियर है ना? मीन्स आई वांट टू हियर फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अपना माइक ऑन करके बताओ, मतलब कुछ मैं फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, सब समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। ओके। सो हम एएनडी की बात कर रहे थे। सो हमने अपना आरएलडी का एवेल्युएशन कर लिया। फिर हमने प्रोटोटाइप डेवलपमेंट किया। तो मैं बता रहा था कि हमें जो इसका जो कंपोनेंट्स हैं वो पता चल जाते हैं। हमें क्वांटिटी क्या यूज किया उन्होंने वो नहीं पता चलती, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट ट्रायल्स लेते हैं। फिर हम लोग उसको मैच करते हैं अपने आरएलडी के साथ, इन विट्रो प्रोफाइल सेमनेस। तो यहाँ पे हमने जो मैं बता रहा था सारे टेस्ट का मैच कर लिया कि जो आरएलडी प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट है, दोनों मैच कर रहे हैं। फिर हमने बी स्टडी की, बायो इक्विवेलेंस। तो इन विट्रो प्रोफाइल सेमनेस में हमने मेन डिसोल्यूशन स्टडी होती है। डिसोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, पैरेटस वन, पैरेटस टू, बास्केट मेडल, है ना? उसमें हम लोग जो प्रोफाइल है वो आरएलडी वर्सेस हमारी प्रोफाइल मैच कर देते हैं। वो, तो इसका मतलब इन विट्रो में हम लोग आउटसाइड द बॉडी कर रहे हैं, है ना? हमने एक बीकर में लेके किया। तो बट बीकर में जो परफॉर्म हो रहा है, मतलब बीकर में जो मैच हो रही है चीजें, वो जरूरी नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर भी हो। बिकॉज बीकर में क्या, इन विट्रो डिसोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीडिया लेते हैं डिफरेंट पीएच के, है ना? 0.1 नॉर्मल HCl ले लिया, हमने फॉस्फेट बफर ले लिया pH 6.8, pH 7.4। तो उस केस में क्या है कि खाली बफर है उसके अंदर। बट हमारी बॉडी के अंदर जब कोई मेडिसिन जाती है, तो इस पीएच के अलावा बफर क्या कर रहा है, बस पीएच मेंटेन कर रहा है। बट हमारी बॉडी में वो पीएच के अलावा और बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं जो उसका रोल प्ले करते हैं इन द डिसोल्यूशन। तो इन विट्रो सेमनेस हमने मैच कर लिया डिसोल्यूशन का। देन वी विल सी बायो इक्विवेलेंस स्टडी। बायो इक्विवेलेंस स्टडीज हम लोग पेशेंट्स के ऊपर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने टेबलेट बना रहे हैं हम लोग, तो हमने पेशेंट्स को दिया ओरली, और आफ्टर सम रेगुलर टाइम मीन्स आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर हम लोग उनका ब्लड विड्रॉ करते हैं एंड ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं ड्रग की। तो हम पेशेंट को आरएलडी भी देते हैं और पेशेंट को अपना प्रोडक्ट भी देते हैं, और फिर हम ये ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। तो ये वाला ग्राफ जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये वाला ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। मीन्स 1 आवर 2 आवर 3 आवर पे जो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन थी प्लाज्मा में, वो कितनी थी। तो अगर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है आरएलडी वर्सेस जो हमारा प्रोडक्ट है जेनेरिक प्रोडक्ट, ये दोनों मैच करते हैं, सो वी कैन से दैट आवर प्रोडक्ट इज बायो इक्विवेलेंट टू द इनोवेटिव प्रोडक्ट। हम ये दोनों मीन्स दोनों इन विट्रो भी सेम परफॉर्म कर रहे हैं एंड दोनों इन वाइवो भी सेम परफॉर्म कर रहे हैं, बॉडी के अंदर भी दोनों सेम परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि हमारा सेम प्रोडक्ट बन गया है। मीन्स जो कंपोजिशन हमने यहाँ ली थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट इज सेम, दैट इज गिविंग द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ द आरएलडी। देन फिर हम उसको स्केल अप स्टडी करते हैं। स्केल अप स्टडीज में वही जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे पिछले वाले में, एनडीए की केस में, कि स्केल अप में हम लोग स्केल बड़ा कर देते हैं और कुछ चैलेंजेस जो होते हैं जो हमें आर एन डी स्टेज में बनाया था, और जो चैलेंजेस अभी आ रहे हैं उसको हम ओवरकम करते हैं विदाउट चेंजिंग मच द कंपोजिशन। बिकॉज इस केस में अगर हमने कंपोजिशन चेंज किया तो दिस माइट ऑल्सो गेट इफेक्टेड, है ना? बी स्टडी में भी चेंज हो सकता है। तो उसकी भी एक लिमिट होती है कितना परसेंट आप चेंज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हैं आप स्केल अप स्टडीज में, तो आपको वापस से बी स्टडी करानी पड़ेगी, तो सी की उस चेंज का कितना इम्पैक्ट है आपकी पीई प्रोफाइल में। देन इसके बाद हमने स्केल अप कर लिया। स्केल अप R&D, इफ यू सी दैट R&D का स्केल अगर 1 kg होता है, सो स्केल अप स्टडीज का होगा 100 kgs, है ना? अगर हम कोई केजीज में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम कोई क्रीम का बैच बना रहे हैं या कोई हम ओरल लिक्विड का बैच बना रहे हैं, तो अगर 1 kg हम R&D में बना रहे हैं, तो स्केल अप में बनाएंगे हम 100 kgs का। लेकिन एग्जिबिट बैच में बनाएंगे हम 4000 kgs का। तो एग्जिबिट बैच का और कमर्शियल बैच का बैच साइज सेम होता है, मैंने बताया था पिछले वाले में भी एनडीए में, कि इन दोनों का बैच साइज सेम होता है, और ये इससे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स या मिनिमम 10 टाइम्स तो ज्यादा होता है। सो इसका अगर 100 था तो इसका 4000 kgs हो जाएगा बैच साइज। तो इस केस में भी टेक ट्रांसफर लग रहा है, हम स्केल अप कर रहे हैं। आर एन डी से हमने स्केल अप में स्केल बढ़ाया था, देन हमने स्केल अप स्टडीज से एग्जिबिट बैच में अपना स्केल बढ़ाया। सो उस टाइम पे भी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत पड़ेगी। तो सेम जैसे हमने एनडीए के केस में देखा, एग्जिबिट बैचेस हमारे बन गए। ये भी हम 3 बैचेस बनाते हैं कि कुछ कि तीनों में रिप्रोड्यूसिबिलिटी है या नहीं, उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज करते हैं। स्टेबिलिटी स्टडीज ओके हुई हमारी, देन फिर हम उसका रेगुलेटरी एजेंसी को भेजते हैं। हम आरएलडी का जो इवेल्युएशन किया था उसका डेटा भेजते हैं, इन विट्रो का डेटा भेजते हैं, प्री स्टडीज का डेटा भेजते हैं। और हम इसमें क्लिनिकल ट्रायल और प्री क्लिनिकल इसलिए नहीं कराते बिकॉज आरएलडी ने जब बनाया होगा ये प्रोडक्ट, तो उसने अपने टाइम पे ये स्टडीज कराई होंगी, है ना? ये स्टडीज कराने का मतलब हमारा यही था कि ये ह्यूमंस में सेफ है या नहीं।
है ना, ये स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल की ह्यूमन में सेफ है नहीं, और दूसरा कि जिस disease का ये बना है उसको ट्रीट कर पा रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी कर पा रहा हूँ, हमने उसका प्रोडक्ट सेफ बना लिया। तो ये मतलब ये भी एक ऑब्वियस सही बात है कि हम हमारा प्रोडक्ट सेफ भी होगा और हमारा उस डिजीज को ट्रीट भी करेगा। तो ये सारा डेटा हम भेजते हैं रेगुलेटरी एजेंसीज को, और फिर हम उसका अप्रूवल आने के बाद कमर्शलाइज कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ये था हमारा जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक ओवरव्यू।